चलिए मेरे पास बहुत सारे आंसर आ गए बीच में। मुजफ्फरनगर से कन्वर्टिंग द ब्लैक मनी इनटू द व्हाइट मनी। नॉर्थ कैंपस सेज मोर डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। फरीदाबाद सेज प्रिवेंटिंग फ्रॉम द कॉन्सीलिंग द इनकम ऑफ। द्वारका सेज ऑफिशियली तो यही मतलब है। रोहतक सेज प्रॉपर रेगुलेशन ऑफ रेवेन्यू इन द कंट्री। आगरा सेज टू ड्राइव द इकोनॉमी। बरेली सेज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। इंदौर सेज सर टोटल क्लासेस कितनी होंगी चलिए यानी आपके दिमाग में और बहुत सारे थॉट्स चलते रहते हैं। साइंटिफिकली स्पीकिंग साइंटिस्ट ने बोला है कि एक जीवित व्यक्ति के दिमाग में एक दिन में 60,000 थॉट्स आते हैं और जाते हैं, जिसके ऊपर उसका कंट्रोल नहीं रहता है। और बहुत सारे थॉट्स तो ऐसे भी आते हैं और जाते हैं जो हमें खुद को नहीं मालूम होता कि हमारे दिमाग में आते हैं जाते हैं। तो इंदौर के दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं यहाँ अपार्ट फ्रॉम स्टडीज़। तो दो दिमाग हैं हमारे, एक आगे वाला जो सामने दिखता है और एक पीछे वाला जिसमें दूसरे थॉट्स चल रहे होते हैं। अभी फिलहाल टॉपिक के बारे में बात करें तो 105 और वो एग्जाम्पल मैं अब रिपीट नहीं करूँगा बार बार, और एग्जाम्पल आप लोगों को ऑलरेडी पता है। प्रॉक्सी कैन नॉट स्पीक एंड प्रॉक्सी कैन नॉट सबमिट द व्यूज इन राइटिंग एंड दिस इज रीजनेबल इंटरप्रिटेशन, this is logical interpretation, this is functional interpretation. Proxy cannot submit the views in writing. So whether a proxy can submit the views in writing in the JIL meeting, answer is yes or no. Answer is no. And this is reasonable interpretation. This is not literal interpretation. Harmonious interpretation, most important for exam, most important, जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है एंड वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑल्सो। और इसमें मैं आपको एक एग्जाम्पल थोड़ा सा कोट करूंगा जो आपके नोट्स में नहीं है, बहुत ध्यान से सुनेगा। तो हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन के यहाँ पर मैं कहूँगा दो मतलब हैं। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन का पहला मतलब तो ये है कि एक्ट के अंदर कुछ चीज़ें, जहाँ एक्ट शुरू होता है ना, एक्ट के नाम के नीचे एक्ट का प्रीएम्बल लिखा होता है। जैसे एक्ट शुरू होता है तो एक्ट के नीचे उसका प्रीएम्बल होता है। हमारे सिलेबस में एक एग्जांपल लेकर मैं कोट करना चाहता हूँ यहाँ पर। कंपटीशन एक्ट पढ़ेंगे हम अभी आगे, हमारे सिलेबस का पार्ट है। तो कंपटीशन एक्ट 2002 में लिखा हुआ है, ऊपर तो एक्ट का नाम है कंपटीशन एक्ट 2002, नीचे प्रीएम्बल में लिखा हुआ है कि एक्ट का पर्पस क्या है। दिस इज एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर इंक्रीजिंग द कॉम्पिटिशन इन द मार्केट। एक्ट का पर्पस क्या है? मार्केट में कॉम्पिटिशन इंक्रीज हो, ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरर हों, ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस प्रोवाइडर हों, एंड जैसे हम कहते हैं फ्री मार्केट है तो या परफेक्ट कंपटीशन है, मैनी सेलर्स एंड मैनी बायर्स। और उससे फायदा क्या होता है? व्हेन वन कमोडिटी इज बीइंग प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड बाय मैनी सेलर्स, तो सेलर्स क्या करते हैं? आपस में कंपटीशन के चक्कर में बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करते हैं, और उनकी कोशिश होती है कि हम अपनी तरफ से बेस्ट क्वालिटी बनाकर कंज्यूमर को दें एंड एट द रीजनेबल प्राइस, ताकि कंज्यूमर हमारा प्रोडक्ट खरीद सके। अगर मोनोपोली क्रिएट हो जाएगी तो क्या होगा? मोनोपोली के केस में जो मोनोपोलिस्ट है, जिसकी मोनोपोली है, उसको ये लगेगा कि मैं अपनी क्वालिटी इंप्रूव क्यों करूं, मैं जैसा हूं मैं बिल्कुल वैसा ही सही हूं, वैसा ही अच्छा हूं, और मेरा प्रोडक्ट ऐसे ही बिकता है, तो मैं कंज्यूमर्स का ज़्यादा फायदा क्यों सोचूं और उनको बेटर क्वालिटी बनाकर क्यों दूं, और जो मैं प्रॉफिट कमा रहा हूं आई एम हैप्पी विद दैट। तो कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 क्या चाहता है? कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 के प्रीएम्बल में क्या लिखा है? टू प्रमोट द competition, to sustain the competition, ये सारी बातें for the benefit of consumers and even allowing the foreign competitors in India freely। और बेसिकली कोशिश होगी ऐसी कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, ऐसा कोई एग्रीमेंट ना हो इंडिया में विच इज हैविंग द नेगेटिव इफेक्ट ऑन द कंपटीशन इन इंडिया। इस प्रकार के एग्रीमेंट इंडिया में ना हो। तो ये एक्ट की एक फिलॉसफी है। लेकिन फिर से एक्ट के अंदर ही अगर हम जाते हैं तो मतलब जब हम सेक्शन 3 पढ़ेंगे एक्ट के अंदर, सेक्शन 4 पढ़ेंगे, सेक्शन 5 पढ़ेंगे, और अगर ये सारे सेक्शंस पढ़ते हुए हम कहीं कोई छोटा सा भी कंफ्यूजन दिमाग में आता है कि ये एक्ट क्या मोनोपोली को प्रमोट कर रहा है, क्या ये एक्ट मोनोपोली को सपोर्ट कर रहा है, तो सीधा सीधा आंसर क्या है दिमाग में कि नहीं, एक्ट के प्रेम्बल में लॉ मेकर ने पहली लाइन ही क्या लिखी है? टू प्रमोट द कॉम्पिटिशन, टू सस्टेन द कॉम्पिटिशन। तो जब एक्ट का कोई सेक्शन पढ़ें और सेक्शन पढ़ते हुए लैंग्वेज एम्बिगुअस है और आप वहाँ कंफ्यूज हो जाएं कि ये एक्ट क्या मोनोपोली के फेवर में है या मोनोपोली के अगेंस्ट में है, तो आपको अपने दिल को क्या समझाना है कि सेक्शन में लैंग्वेज एम्बिगुअस है, लेकिन ये सेक्शन भी कहीं ना कहीं मोनोपोली के अगेंस्ट ही है, और ये सेक्शन भी कहीं ना कहीं कंपटीशन के फेवर में ही है। तो एक इंटरप्रिटेशन तो ये हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन, एक्ट का प्रीएम्बल और एक्ट के अंदर जो सेक्शंस हैं उन दोनों को हार्मोनाइज करना इज अ काइंड ऑफ हार्मोनाइजेशन और हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन। और दूसरा है जो कि मैं कहूँगा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हम लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं,
जो पहले अभी मैंने बोला वो उतना प्रैक्टिकली यूज नहीं होता शायद, लेकिन अब जो बोलूंगा वो प्रैक्टिकली ज़्यादा यूज होता है। एक ही एक्ट को पढ़ते हुए ऐसा लगता है कि दो अलग अलग सेक्शंस हैं और दोनों का आपस में कॉन्ट्राडिक्शन है। लॉ मेकर ने जिस तरीके से लिख दिया उनका आपस में कॉन्ट्राडिक्शन है, तो हम लोगों का फर्ज हो जाता है वहां पर कि हमें फिर उन दोनों सेक्शंस को आपस में हार्मोनाइज करना पड़ता है इस तरीके से कि दोनों सेक्शंस एक साथ इंप्लीमेंट हो सकें और कोई भी सेक्शन नलीफाई ना हो। दैट इज आवर ड्यूटी ओवर देयर। तो नाउ आई एम गिविंग वन एग्जाम्पल ऑफ हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन इन अवर कंपनीज एक्ट ओवर हियर, कंपनीज एक्ट 2013 में। In the new Companies Act, Section 185 of Companies Act 2013 versus Section 186 of Companies Act 2013। तो एक तरफ सेक्शन 185, दूसरी तरफ सेक्शन 186। अब सेक्शन 185 कहता है, आप चाहें तो मेरे साथ लिख सकते हैं। सेक्शन 185 कहता है अ कंपनी, पब्लिक कंपनी हो या प्राइवेट कंपनी हो, सभी के लिए, अ कंपनी शैल नॉट गिव लोन, शैल नॉट का मतलब एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन, देना ही नहीं है, शैल नॉट गिव लोन टू इट्स ओन डायरेक्टर्स, to its own directors or to directors of its holding company or to any person in whom the directors or director has any interest. The company shall not give loan to its own directors or to directors of its holding company or to any person in whom the director has any interest. Now this is the language of section 185 and shall not का मतलब absolute prohibition, लोन नहीं देना। इसकी दो तीन एक्सेप्शन है सेक्शन के अंदर, मैं मानता हूँ वो प्रोवाइडेड दैट करके उन्होंने बनाई हुई हैं, लेकिन थंब रूल है कि एक कंपनी अपने डायरेक्टर को या अपनी होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर को या उनका जो कंसर्न पर्सन है, कनेक्टेड पर्सन है, रिलेटिव है, पार्टनर है, उसको लोन नहीं दे सकते। और ये जो एनी पर्सन है इसकी एक डेफिनेशन इन्होंने सेक्शन 185 में दी हुई है। तो एनी पर्सन इन होम द डायरेक्टर हैज एनी इंटरेस्ट, ये कुछ 5 कैटेगरीज हैं ABCDE जो 185 सबसेक्शन 1 में एक्सप्लेनेशन में डिफाइंड है, उनमें नहीं जाएंगे अभी, वो अभी जरूरी नहीं है हमारे लिए। दूसरी तरफ आते हैं सेक्शन 186। अब सेक्शन 186 में क्या है? सेक्शन 186 में हम कहते हैं अ कंपनी, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, फिर से मैं कहूंगा दोनों, कैन गिव, कैन कह लीजिए या कह लीजिए मे, लोन देना चाहे तो लोन दे सकती है, मे गिव लोन, लॉ मेकर की लैंग्वेज में वैसे मे है, हम आम आदमी की लैंग्वेज में कैन बोल सकते हैं, लेकिन लॉ मेकर की लैंग्वेज में मे शब्द का इस्तेमाल किया गया है। अ कंपनी मे गिव लोन टू एनी पर्सन और बॉडी कॉर्पोरेट within the limit of, लिमिट दी गई है अब एक, within the limit of 60% of its paid up capital plus free reserves plus security premium account
और दूसरी लिमिट है सेकेंड लिमिट, और वो सेकेंड लिमिट क्या है? 100% ऑफ फ्री रिजर्व्स प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट whichever is higher, हायर लिमिट तक जा सकते हैं, whichever is higher. Now talking about this, तो एक तरफ कहते हैं कंपनी shall not give loan और दूसरी तरफ कहते हैं कंपनी may give loan. Now tell me one thing, दोनों तरफ क्या समझ में आ रहा है आपको? क्या कोई कॉन्ट्राडिक्शन है? द कंपनी may give loan to any person. The company may give loan to any person. तो आप लोगों के इसलिए सवाल है, ये any person कौन है? ये any person कौन है? और बॉडी कॉर्पोरेट, इधर भी कह रहे थे any person, also this is also any person. दोनों तरफ एनी पर्सन है, तो एनी पर्सन में फर्क क्या है? हाँ जी, नॉर्थ कैंपस से आंसर आया 125 करोड़ इंडियंस. चलिए वेरी गुड. तो सवाल आपका ये 186 में एनी पर्सन कौन है? हु इज एनी पर्सन इन सेक्शन 186? Who is any person in section 186? That is a question mark. चलिए, मेरे पास बहुत सारे आंसर आने शुरू हो गए हैं. फरीदाबाद says who are not in 185. बरेली says any person except the person specified in section 185. रोहतक also says other than the persons who are specified in 185. आगरा कहता है एनी पर्सन अदर देन डायरेक्टर. फरीदाबाद से आंसर आया है पर्सन्स इन सेक्शन 186 शुड नॉट बी इन सेक्शन 185. वेरी गुड. तो हर जगह से एक ही आंसर आ रहा है मेरे पास. आप सब लोग हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन बहुत अच्छे से कर सकते हैं. मतलब मुझे ऐसा लग रहा है मुझे आप लोगों को लॉ पढ़ाने की क्या जरूरत है. आप लोग ऑलरेडी बहुत समझदार हो, बहुत इंटेलिजेंट हो, तो मुझे बताने की क्या जरूरत है. सो अंबाला ऑल्सो सेज एक्सेप्ट 185. मुजफ्फरनगर सेज डायरेक्टर और रिलेटेड पर्सन को छोड़ दीजिए, अदर पर्सन्स. द्वारका सेज अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट एंड डायरेक्टर्स एंड रिलेटेड पार्टी ओवर देयर. चलिए, वो रिलेटेड पार्टी शब्द में मैं अभी नहीं जाऊंगा, वो मामला थोड़ा सा गलत हो जाएगा. द्वारका दैट इज सेक्शन 2 क्लॉज 76 रिलेटेड पार्टी, तो कहानी कुछ अलग हो जाएगी. और वो सेक्शन 2 क्लॉज 76 जब उठाएंगे तब बात करेंगे उसके बारे में. लखनऊ ऑल्सो सेज पर्सन्स अदर देन द पर्सन्स कवर्ड इन 185. तो कुल मिलाकर हर जगह कहानी ऑलमोस्ट एक जैसी आ रही है मेरे पास. तो ये बात बिल्कुल सही है. ये एनी पर्सन कौन है? एनी पर्सन इज अदर देन द पर्सन्स कवर्ड इन 185. 185 के अलावा जो लोग 185 के बाहर हैं उनको हम लोन दे सकते हैं. एक चीज और एट द सेम टाइम, बीच में किसी ने मुझे ऑलरेडी पॉइंट आउट किया, अभी बीच में दैट वाज गोइंग ऑन. मैं एक बार आपको बताता हूं अभी किसने पॉइंट आउट किया कि सर कुछ 186 में कुछ लिखा हुआ है. मुझे रोहतक से पॉइंट आउट किया गया, रोहतक से एक आंसर आया कि सर सेक्शन 186 में लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू सेक्शन 185. तो रोहतक जिन्होंने ये आंसर दिया दैट 186 इज सब्जेक्ट टू सेक्शन 185, उनके लिए मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि थोड़ा सा इंतजार कीजिए. ये 185 और 186 में जो आप पॉइंट आउट कर रहे हैं सब्जेक्ट टू वाला वर्ड, इसके बारे में हम बात करेंगे. विल बी टॉकिंग अबाउट दैट. रादर सेक्शन 185 सब सेक्शन 1 की पहली लाइन में लिखा हुआ है सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन द एक्ट. यहाँ पर कॉर्पोरेट सेक्टर ही बहुत परेशान रहा है, कॉर्पोरेट सेक्टर खुद ही बहुत कंफ्यूज रहा है. तो ये आज पूरा डिटेल में उठाना पॉसिबल है नहीं हमारे लिए, लेकिन मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ जिस दिन हम सेक्शन 185 186 उठाएंगे तो सेक्शन 185 नियर अबाउट टेक्स 185 करने में आपको 1.5 से 2 घंटे लगेंगे. एक सेक्शन 185 करने में 1.5 आवर, और 186 करने में भी आपको नियर अबाउट 2 घंटे लगेंगे. तो जिस दिन ये 2 सेक्शन उठाएंगे एक पूरी क्लास
सिर्फ 185 186 के ऊपर ही जाने वाली है, 2 सेक्शंस के ऊपर, और उसमें बहुत डिटेल में डिस्कशन होगा, बहुत सारी इंटरप्रिटेशंस के बारे में बात होगी। लेकिन अभी सिर्फ इतना ही बोलूँगा, आपके सामने जो स्क्रीन पे है वो बिल्कुल सही है और सच है, और सच के सिवा कुछ भी नहीं है। तो बाकी और कुछ चीज़ें इसमें ऐड ज़रूर करते रहेंगे। अभी आपको सिर्फ इतना ही बताना चाहता था कि 2 सेक्शंस को हार्मोनाइज कैसे करना है। दैट वाज द ओनली थिंग आई वाज इंटरेस्टेड इन। तो एग्जाम्पल को छोड़कर वापस चलते हैं। हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन अब एक बार रीड आउट कर लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है। हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन व्हेन देयर इज अ डाउट अबाउट द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स ऑफ द स्टैट्यूट। जब आप कोई सेक्शन पढ़ रहे हैं और सेक्शन के शब्दों को पढ़ने में आपको कोई डाउट आ रहा है, दीज शुड बी अंडरस्टूड इन द सेम सेंस इन विच दे हार्मोनाइज विद द ऑब्जेक्ट ऑफ द स्टैट्यूट और प्रीएम्बल ऑफ द स्टैट्यूट। जैसे अभी आप लोगों ने इनकम टैक्स एक्ट का एग्जाम्पल लिया था। तो जब भी सेक्शन को पढ़कर कोई डाउट आए तो उसको उस एक्ट के प्रीएम्बल के साथ कनेक्ट करके पढ़ें। वेयर देयर आर 2 और मोर प्रोविजंस इन द एक्ट विच आर सीमिंगली कॉन्ट्राडिक्टरी टू ईच अदर, जहां पर एक्ट में 2 या 2 से ज्यादा प्रोविजन है और 2 सेक्शन है जो आपस में देखने में कॉन्ट्राडिक्टरी हैं टू ईच अदर, देन दे शुड बी इंटरप्रेटेड इन सच अ मैनर विच गिव्स इफेक्ट टू ऑल ऑफ देम विदाउट नलीफाइंग एनी ऑफ दोज प्रोविजंस। तो उनको जैसे सेक्शन 185 और 186 दोनों आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी दिखते हैं, लेकिन उनको इंटरप्रेट इस प्रकार से कीजिए कि सेक्शन 185 और 186 दोनों एक साथ इंप्लीमेंट हो सकें विदाउट नलीफाइंग ईच अदर, और दोनों में से कोई भी एक दूसरे को नलीफाई ना करे। The court's duty is to give effect to all the provisions if possible। तो कोर्ट का भी पहला फर्ज है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का भी पहला फर्ज है, एडवोकेट्स का भी पहला फर्ज है और कंपनी सेक्रेटरीज का भी पहला फर्ज है कि जहां तक संभव हो सके सारे सेक्शंस को एक साथ इंप्लीमेंट करें। लॉ मेकर ने अगर सेक्शंस लिखे हैं तो वो इसलिए नहीं लिखे हैं कि हम उनको नलीफाई करते रहें, वो इसलिए लिखे हैं और या हमें इस तरीके से इंटरप्रेट करना चाहिए कि हम उन सबको एक साथ एनफोर्स कर सकें। If it is impossible to avoid inconsistency, then the provisions which are enacted or amended later in the point of time shall prevail। अगर 2 सेक्शंस को एक साथ पढ़ना इम्पॉसिबल है, 2 सेक्शंस को हार्मोनाइज करना इम्पॉसिबल है, तो जो नया सेक्शन बाद में लॉ में इंसर्ट हुआ वो नया सेक्शन पुराने सेक्शन को ओवर रूल करेगा। न्यू सेक्शन विल ओवर रूल द ओल्ड सेक्शन एंड द न्यू सेक्शन विल नलीफाई द ओल्ड सेक्शन। क्यों? क्योंकि ओल्ड सेक्शन ओल्ड टाइम्स में लिखा गया था, पुराने ज़माने में लिखा गया था, उस वक्त सोसाइटी कुछ और थी, और न्यू सेक्शन आज की तारीख में लिखा गया है जबकि सोसाइटी कुछ और है। तो ये कह सकते हैं दैट न्यू प्रोविजन इज कनेक्टेड विद द न्यू सोसाइटी, न्यू सेक्शन इज कनेक्टेड विद द न्यू सोसाइटी एंड देयरफॉर इट शैल ओवर रूल द ओल्ड प्रोविजन ओवर देयर। This rule is applied when there is real conflict and one provision is not made subject to another। ये हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन आपको सिर्फ और सिर्फ तभी करना पड़ता है जब हम कहते हैं कि जहां पर रियल कॉन्फ्लिक्ट है, सिर्फ तभी करना पड़ता है। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है ही नहीं, 2 सेक्शंस हैं अलग अलग, लेकिन एक लॉ मेकर ने लॉ लिखते समय दोनों को हार्मोनाइज करके लिखा है। एक सेक्शन में लिखा है कि दिस सेक्शन इज सब्जेक्ट टू अनदर सेक्शन, और ये एक सेक्शन दूसरे सेक्शन को अपने ऊपर जगह देता है, तो लॉ मेकर ने उनको लिखते समय ही हार्मोनाइज कर दिया है और उनमें कोई कॉन्ट्राडिक्शन है ही नहीं, तो फिर वहां पर हमें हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन करने की आवश्यकता नहीं है। हमें हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन कब करनी पड़ेगी, कब करनी चाहिए? जहां पर 2 सेक्शंस कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, जहां पर वो एक दूसरे के साथ जब लिखे गए तो उस वक्त कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, हार्मोनाइज तरीके से नहीं लिखे गए। जैसे अभी हमने 185 और 186 के बारे में बात की, जो मैं और भी डिटेल में बाद में बात करूंगा कंपनीज एक्ट 2013 में। तो जहां पर लॉ मेकर ने लॉ लिखते समय ही सेक्शंस को हार्मोनाइज करके लिखा है, वहां पर हमें कोई एफर्ट्स नहीं करनी, हमें हार्मोनाइज करने के लिए कोई एफर्ट्स नहीं करनी। आई होप बात समझ में आ रही है। इसमें कुछ एक एग्जाम्पल्स नीचे लेते हैं। प्रेम्बल के साथ प्रोविजंस को हार्मोनाइज करना है, इनकम टैक्स एक्ट हम अभी बात कर ही रहे थे, वी वर टॉकिंग अबाउट दैट। एक बड़ा रेलिवेंट प्रोविजन है ओल्ड कंपनीज एक्ट में, एग्जाम में 4 बार आ चुका है, सेक्शन 408 ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956। और ये एग्जाम्पल मैं आज भी दे सकता हूँ नवंबर 2014 में। क्यों दे सकता हूँ? क्योंकि आज भी ये ओल्ड एक्ट का ये ओल्ड सेक्शन इंडिया में चल रहा है। अगर कंपनी में ऑपरेशन होता है, मिसमैनेजमेंट होता है, जैसे कि सत्यम कंप्यूटर सिस्टम्स लिमिटेड में हुआ और रामलिंगा राजू के ऊपर केस बना, सेक्शन 408 में केस गया, तो वो जो
ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट के पुराने प्रोविजंस थे कंपनी लॉ में, सेक्शन 397 टू सेक्शन 409, वो अभी भी इंडिया में प्रिवेल कर रहे हैं। और न्यू कंपनीज एक्ट में जो उनके कॉरस्पॉन्डिंग सेक्शंस आए हैं वो अभी तक इंडिया में प्रिवेल या क्या चाहिए इंप्लीमेंट नहीं हुए हैं, एनफोर्स नहीं हुए हैं। तो इसलिए ये ओल्ड सेक्शन का ये जो रेफरेंस है ये बिल्कुल सही है और एग्जाम के लिए भी बिल्कुल रेलिवेंट है, क्योंकि अभी ये इंडिया में चल रहा है। सेक्शन 408 में कहानी क्या है वो थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ। कंपनी के अंदर ऑपरेशन है, ऑपरेशन का मतलब मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को दबा रहे हैं और कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसमें मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स को खुद को तो फायदा हो रहा है लेकिन माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को लॉस हो रहा है। मैं ब्रॉड कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं, अभी मैं बहुत माइन्यूट डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, जब हम वो चैप्टर करेंगे ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट तब ज्यादा डिटेल में जाएंगे। तो ऑपरेशन का मतलब मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को दबा रहे हैं, जबकि मिसमैनेजमेंट का मतलब कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी में कुछ गलत कर रहे हैं, ग्रॉस मिसमैनेजमेंट कर रहे हैं, बड़े लेवल की मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स कर रहे हैं, साइफनिंग ऑफ फंड्स जिसको हम कहते हैं वो कर रहे हैं, और ग्रॉस नेग्लिजेंस कर रहे हैं। सो दैट इज मिसमैनेजमेंट। तो सेक्शन 397 बेस सेक्शन फॉर ऑपरेशन, 398 बेस सेक्शन फॉर मिसमैनेजमेंट। दोनों ही केसेस में कहा गया है कि कंपनी के माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स जिनके पास कंपनी के 1/10 इशूड शेयर कैपिटल है वो लोग जाकर सीएलबी के पास कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, या फिर 100 मेंबर सीएलबी के पास जाकर कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। हालांकि उनके पास 1/10 ऑफ टोटल इशूड कैपिटल नहीं भी है तो भी 100 मेंबर हैं, नंबर क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो जाकर सीएलबी में कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। तो सीएलबी इंक्वायरी होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी और उसमें प्रूव हो गया कि हाँ वाकई कंपनी में ऑपरेशन है, मिसमैनेजमेंट है, तो ऐसे केस में कंपनी लॉ बोर्ड क्या करता है कि सेक्शन 402 में जितने भी फ्रॉडुलेंट डायरेक्टर्स थे उन सबको रिमूव कर देता है। सेक्शन 402 ऑफ द ओल्ड कंपनीज एक्ट 1956। अब पुराने सारे फ्रॉडुलेंट डायरेक्टर तो रिमूव कर दिए, मान लीजिए सारे ही डायरेक्टर फ्रॉड थे, सारे रिमूव कर दिए, कंपनी चलाएगा कौन? अब उसके लिए कंपनी लॉ बोर्ड डायरेक्टर अपॉइंट नहीं करता। कंपनी लॉ बोर्ड सेक्शन 408 में सीजी को ऑर्डर देता है कि डायरेक्टर अपॉइंट करो। सीजी का मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को ऑर्डर देता है कि डायरेक्टर अपॉइंट करो, और फिर सीजी जो है वो डायरेक्टर अपॉइंट करता है। और उन डायरेक्टर्स के लिए लॉ में लिखा है कि सेक्शन 408 में लिखा है कि उनका मैक्सिमम टेन्योर होगा 3 साल, मैक्सिमम टेन्योर विल बी 3 years। लेकिन सीजी अगर उनको चाहे तो 3 साल के ऊपर भी एक्सटेंड कर सकता है, वो सीजी की मर्जी है, बट वन सिंगल गो द टेन्योर विल बी 3 years। ये सारी बातें सेक्शन 408 में कुछ यहां पर लिखा हुआ है, आपके सामने स्क्रीन पे विजिबल है। लेकिन 408 की जो ओपनिंग लाइन है ना वो यहां पर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 408 सबसेक्शन 1 की पहली लाइन कैसे शुरू होती है, आप भी पढ़िए, मैं भी पढ़ता हूं। नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट, सीजी में अपॉइंट, सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, may appoint such number of directors, such number of persons as the company law board CLB may by order in writing specify as being necessary to effectively safeguard the interest of the company or the interest of the shareholders or the public interest to hold the office as directors for such period not exceeding 3 years on one occasion। बस इतना ही बहुत है हमारे लिए, हमें आगे जाने की आवश्यकता नहीं है। तो पहली 4 लाइनें इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, लाइन नंबर 5, 6, 7 इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस। लेकिन स्टार्ट कैसे करते हैं? नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट। तो इस एक लाइन का क्या मतलब है मैं आपसे पूछ रहा हूं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। एनीबडी? एनीबडी हैविंग आइडिया ये नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट का क्या मतलब है? चलिए, रोहतक से पहला आंसर आया मेरे पास, ओवर रूलिंग द एंटायर एक्ट। फर्स्ट आंसर कम्स फ्रॉम मी। द्वारका से दूसरा आंसर आया, बस यही होगा, अब और कुछ नहीं होगा, यही होगा। अंबाला से आंसर आया, ओवर रूलिंग अदर थिंग्स। चलिए, सही आंसर आए, 4 आंसर आए, चारों बिल्कुल सही आए। एक दो चीजें ऐड हो रही हैं जिनको मैं अभी ऐड करूंगा, आई विल बी एडिंग इन द डिस्कशन। मैं अपने शब्दों में कहूंगा, यहां पर आपने जो कहा 4 लोगों ने बिल्कुल सही कहा, मैं अपने शब्दों में कहूंगा नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट का मतलब सारा का सारा कंपनीज एक्ट गया भाड़ में। लिख मत आना एग्जाम में, लेकिन सारा का सारा कंपनीज एक्ट गया भाड़ में। और जो सेक्शन 408 में लिखा है ये अब पूरे कंपनीज एक्ट के ऊपर प्रिवेल करेगा। लेकिन एक चीज अब यहां पर बताना जरूरी है, एनालाइज करना जरूरी है, इंटरप्रेट करना जरूरी है। क्या वाकई पूरा का पूरा कंपनीज एक्ट गया भाड़ में, और क्या वाकई ये सेक्शन 408 पूरे एक्ट के ऊपर प्रिवेल करेगा?
आंसर इज नो, नॉट रियली। ज़रूरत भी नहीं है पूरे एक्ट के ऊपर ओवरराइड करने की या पूरे एक्ट को ओवर रूल करने की। हाँ, सेक्शन 408, अब ये बात समझने वाली है कि सेक्शन 408 उन सेक्शंस को ओवर रूल करेगा जो सेक्शंस 408 के साथ कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। लेकिन जो सेक्शंस 408 के साथ कॉन्ट्राडिक्टरी हैं ही नहीं, 408 उनको क्यों ओवर रूल करेगा? कोई आवश्यकता ही नहीं है। अब यहाँ पर बात हो रही है डायरेक्टर्स अपॉइंट करने की कि 3 साल के लिए डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे। अगर मैं कहता हूँ कि मान लीजिए कंपनीज एक्ट में वो बात करते हैं कि पब्लिक इशू आ रहा है तो पब्लिक इशू के लिए प्रॉस्पेक्टस इशू करना है, या राइट इशू आ रहा है तो उसके लिए लेटर ऑफ ऑफर देना है, बोनस इशू है सेक्शन 63 ऑफ द न्यू कंपनीज एक्ट से, तो उसके लिए बोनस इशू के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, वो कहानी कुछ और है, वो कॉन्सेप्ट ही कुछ और है। जबकि ये सेक्शन 408 में बात कर रहे हैं सीजी डायरेक्टर्स 3 years ऑन द ऑर्डर ऑफ CLB। तो फिर ये सेक्शन ऑब्वियसली वो बोनस इशू, पब्लिक इशू, राइट इशू के सेक्शंस को ओवर रूल क्यों करेगा? कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो ये सेक्शंस सिर्फ कौन कौन से सेक्शंस को ओवर रूल करेगा? उन सेक्शंस को ओवर रूल करेगा जो सेक्शन कॉन्ट्री हैं। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीबडी ओवर देयर। लैटिन भाषा में इसको हम क्या कहते हैं? नॉट विस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट, नॉन ऑब्स्टेंटी क्लॉज, नॉन ऑब्स्टेंटे क्लॉज बोलते हैं इसको लैटिन भाषा में। आगे आपके नोट्स में लिखा हुआ है, आपके स्टडी मटेरियल में लिखा हुआ है, डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। तो ये सब कुछ आगे लिखा हुआ है। तो जब सत्यम का केस हुआ था, सीजी ने 3 डायरेक्टर अपॉइंट किए थे ऑन द बोर्ड ऑफ सत्यम कंप्यूटर्स, और मे बी आप गूगल सर्च करेंगे तो आपको उनके नाम मिल जाएंगे। जब एग्जिस्टिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को हटाया था, दीपक पारेख चेयरमैन HDFC बैंक, C अच्युतन, किरण कार्निक, 3 डायरेक्टर्स वर अपॉइंटेड ऑन द बोर्ड ऑफ सत्यम। दोज वर द डेज। एंड अब ये नॉट विस्टैंडिंग के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस नॉट विस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट, तो इसी के साथ एग्जाम में एक क्वेश्चन जुड़ा हुआ आया था, और यही क्वेश्चन अभी मुजफ्फरनगर से पूछा गया था। तो मुजफ्फरनगर आपने जो क्वेश्चन पूछा था उसी का आंसर अब आपको मिल रहा है यहाँ पर, उसी का जवाब मिलने वाला है। 2 अलग अलग तरीके के फ्रेजेस हैं। पहला फ्रेज है नॉट विस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट, और दूसरा फ्रेज है उसका बिल्कुल उल्टा, सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के उल्टे हैं, अपोजिट हैं। मैं बल्कि ये क्वेश्चन आप ही को दे रहा हूं, सब्जेक्ट टू द अदर सेक्शन। एक सेक्शन में लिखा हुआ है दिस सेक्शन इज सब्जेक्ट टू द अदर सेक्शन। इसका क्या मतलब है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? सेक्शन नंबर एक, मतलब लिटरल सेंस में बात कर लेते हैं। एक सेक्शन नंबर 102 में लिखा हुआ है, मान लो, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कंपनीज एक्ट या कोई पर्टिकुलर एक्ट, लेकिन सेक्शन 102 में लिखा हुआ है दिस सेक्शन 102 इज सब्जेक्ट टू सेक्शन 104। तो इसका क्या मतलब है? दिस सेक्शन 102, और सेक्शन 102 में ही लिखा हुआ है दैट दिस सेक्शन 102 शैल बी रेड सब्जेक्ट टू सेक्शन 104। तो इसका मतलब क्या है? सेक्शन 102 सब सेक्शन 104 को ओवर रूल करेगा, या सेक्शन 102 सेक्शन 104 को अपने ऊपर ओवर रूल करने दे रहा है? क्या सेक्शन 102 सेक्शन 104 को अपने ऊपर जगह दे रहा है? और क्या सेक्शन 102 ये कह रहा है कि अगर सेक्शन 102 और 104 पढ़ते हुए आपको बीच में आपस में कोई कॉन्ट्राडिक्शन लगे तो 104 विल प्रिवेल ओवर सेक्शन 102, 104 विल ओवर रूल सेक्शन 102? चलिए, मेरे पास बरेली से आंसर आया, अदर सेक्शंस विल ओवर रूल दिस सेक्शन। वेरी गुड। तो सर इस सेक्शन से पहले दूसरा सेक्शन लगेगा या दूसरे सेक्शन को इसके ऊपर प्रिवेल करवाएंगे? द्वारका ऑल्सो सेज 104 प्रिवेल करेगा। तो सही आंसर यही है कि 104 को अपने ऊपर बिठा रहा है, अपने कंधे पे बिठा रहा है, अपने सिर पे बिठा रहा है, और 102 खुद ही कह रहा है कि 104 को हम अपने सिर पे बिठा रहे हैं, और अगर आपस में कोई कॉन्ट्रडिक्शन हो तो 104 हमारे ऊपर प्रिवेल करेगा। तो मैं कहूँगा अब 2 बातें। तो पहला कॉन्सेप्ट, अगर किसी सेक्शन में लिखा है दिस सेक्शन इज नॉट विस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर सेक्शन इन द लॉ, तो इसका मतलब दिस सेक्शन विल प्रिवेल ओवर ऑल अदर सेक्शंस इन द लॉ। और सब्जेक्ट टू लिखने का मतलब है दिस सेक्शन इज सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजंस इन द लॉ का मतलब है कि अदर सेक्शंस विल प्रिवेल ओवर दिस सेक्शन। तो ये दोनों फ्रेज एक दूसरे के बिल्कुल उल्टे हैं।
अब मैं आपको एक बड़ा सिंपल एग्जांपल देना चाहता हूं, आप थोड़ा सा लिख लेना एक लाइन में कहीं पर, डिटेल में नहीं। जब हम वाइंडिंग अप का चैप्टर करेंगे तो हम वाइंडिंग अप के चैप्टर में बहुत डिटेल में करेंगे, क्योंकि वाइंडिंग अप भी अभी एज पर ओल्ड कंपनीज एक्ट इंडिया में चल रहा है। आप लोगों को पता है कि वाइंडिंग अप के टाइम पे लिक्विडेटर रैंकिंग क्राइटेरिया फिक्स करता है, पहले किसकी पेमेंट होगी, उसके बाद किसकी पेमेंट होगी। तो रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, रैंक 4, रैंक 5। एक थोड़ा सा आइडिया आपको दे रहा हूँ। सबसे पहले वो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, लेंडिंग बैंक्स, लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस, उनकी पेमेंट होती है। उनके साथ साथ वर्कमैन ड्यूज की पेमेंट होती है, फिर गवर्नमेंट ड्यूज की पेमेंट होती है, एम्प्लॉइज ड्यूज की पेमेंट होती है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन पे होते हैं। उसके बाद फ्लोटिंग चार्ज होल्डर्स की पेमेंट होती है। देन ऑब्वियसली अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की पेमेंट होती है। फिर प्रेफरेंस डिविडेंड, इक्विटी डिविडेंड जो पहले डिक्लेयर हो चुका था वाइंडिंग अप में जाने से पहले लेकिन पे नहीं हुआ था, वो पे होता है। लास्ट में जाकर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल पे होता है। ये कुछ वो लिक्विडेशन अकाउंट्स में आप लोगों ने ऑलरेडी किया होगा कुछ ना कुछ। तो वहां पर जब हम वाइंडिंग अप का चैप्टर पढ़ेंगे लीगली, तो हम 3 सेक्शंस पढ़ते हैं वहां बहुत ध्यान से। सेक्शन 529, 529A, 530, जहां ये रैंकिंग क्राइटेरिया बनकर आता है। लेकिन बहुत सारी इंटरप्रिटेशंस करनी पड़ती हैं, जोड़ जोड़ कर हार्मोनाइज करना पड़ता है। या मैं कहूँ हार्मोनाइज हमें नहीं करना पड़ता, क्योंकि लॉ मेकर ने हार्मोनाइज करके ऑलरेडी लिखा है। और जो मैं कह रहा हूँ लॉ मेकर ने ऑलरेडी हार्मोनाइज करके लिखा है, तो अब ध्यान से सुनिएगा। सेक्शन 529A में लिखा हुआ है कि 529A में जिन लोगों की पेमेंट होगी, notwithstanding anything contained in this act, first payment will be done in 529A. Notwithstanding anything contained in this act, the first payment will be done in section 529A. First payment 529A में ही होगी। जबकि 530 में लिखा हुआ है, एक लाइन 530 सबसेक्शन 1 में शुरू में लिखा हुआ है, that subject to section 529A, 530 की पेमेंट बाद में होगी। तो 529A की लैंग्वेज क्या है? Notwithstanding anything contained in this act। सबसे पहले पेमेंट उन लोगों की होगी जिनका नाम 529A में दिया गया है, सेक्शन 529 कैपिटल A, और उसमें फिक्स चार्ज होल्डर भी हैं, उसमें वर्कमैन ड्यूज भी हैं, एवरीथिंग इज देयर। हम पढ़ेंगे वाइंडिंग अप के चैप्टर में। और दूसरी तरफ 530 में लिखा हुआ है दैट 530 में जिन लोगों की पेमेंट होनी है, फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ड्यूज, आउटस्टैंडिंग गवर्नमेंट ड्यूज, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, उन सब की पेमेंट बाद में होगी। और 530 में क्या लिखा हुआ है फर्स्ट लाइन में? subject to the provisions of section 529A। तो 529A वालों की पेमेंट पहले कर दो, हमारी पेमेंट बाद में करो। तो हम 529A को अपने ऊपर ओवर रूल करवाते हैं। तो 529A 530 के ऊपर ओवर रूल करता है, और 530 529A को अपने ऊपर ओवर रूल करवाता है। तो क्या हमें हार्मोनाइज करना पड़ेगा इन दोनों सेक्शंस को, या लॉ मेकर ने ऑलरेडी हार्मोनाइज करके लिखा है? अब मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, यू हैव टू गिव द रिस्पॉन्स। हम लोग हार्मोनाइज कर रहे हैं या लॉ मेकर ने ये काम ऑलरेडी कर दिया है? चलिए, मेरे पास अंबाला से जनकपुरी, नॉर्थ कैंपस, रोहतक, फरीदाबाद, हर जगह से आंसर आ रहे हैं ऑलरेडी हार्मोनाइज कर दिया है, ऑलरेडी डन, लॉ मेकर ने हार्मोनाइज कर दिया है, ऑलरेडी कर दिया है। तो हमें हार्मोनाइज करने की आवश्यकता नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड। हमें हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन फिर कब करना पड़ता है? हमें अपना दिमाग कब चलाना पड़ता है? हमें 2 सेक्शंस को हार्मोनाइज कब 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 करना पड़ता है? जब लॉ मेकर हार्मोनाइज करना भूल जाता है। जब लॉ मेकर 2 सेक्शंस लिखता है और उनको हम पढ़ते हैं और फिर वो 2 सेक्शंस हमें दिखता है कि आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, तो हमें हार्मोनाइज करना पड़ता है। हमें अपना दिमाग चलाना पड़ता है कि हम उन दोनों को एक साथ इंप्लीमेंट कैसे करें। जहां लॉ मेकर पहले से ही हार्मोनाइज करके लिखता है, वहां हमें एफर्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड। तो दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी। तो कुल मिलाकर मैं कहूंगा नॉटविथस्टैंडिंग का पहला एग्जांपल हो गया आपके पास 408। उसके अलावा अभी मुझसे पूछा गया कि सर, मुजफ्फरनगर से कहा गया कि सर एक एग्जांपल और दे दो नॉटविथस्टैंडिंग का। तो आपको एक एग्जांपल और देता हूं नॉटविथस्टैंडिंग का। आप लोगों ने बायबैक पढ़ा था, किसी को याद है बायबैक का सेक्शन नंबर ओल्ड कंपनीज एक्ट में क्या था? क्या कोई मुझे बता सकता है? बायबैक का एग्जैक्ट सेक्शन नंबर ओल्ड कंपनीज एक्ट में क्या था? थोड़ा सा दिमाग पे जोर दीजिए, याद कीजिए। बायबैक का सेक्शन नंबर क्या था? चलिए, मेरे पास बहुत सारे गलत आंसर आ रहे हैं, 1-2 ठीक आंसर भी आए हैं। नॉर्थ कैंपस ने कहा 77, मुजफ्फरनगर ने कहा 77A, जनकपुरी ने कहा 77A, द्वारका ने कहा 77, फरीदाबाद ने कहा 77, इंदौर ने कहा 77A, आगरा ने भी कहा 77A, बरेली ने भी कहा 77A।
तो 77 या 77A, ओल्ड एक्ट में था 77A। अब उसी का रिप्लेसमेंट सेक्शन न्यू कंपनीज एक्ट में बन गया है सेक्शन 68। सेक्शन 90% कॉपी पेस्ट ही है, 10% चेंजेस हुए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस भी हुए हैं बायबैक के अंदर, अभी उस डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन पहली लाइन सबसेक्शन 1, तो ओल्ड एक्ट में था सेक्शन 77A सबसेक्शन 1 पहली लाइन, नॉट विस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट अ कंपनी में बाय बैक इट्स ओन शेयर्स और अदर सिक्योरिटीज स्पेसिफाइड बाय सीजी। और न्यू कंपनीज एक्ट में भी है सेक्शन 68 सबसेक्शन 1, नॉट विस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट द कंपनी में बाय बैक इट्स ओन शेयर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज स्पेसिफाइड बाय सीजी। तो सारा का सारा एक्ट गया भाड़ में। अगर एक कंपनी बायबैक करना चाहती है तो बायबैक कर सकती है। हाँ, इस सेक्शन में सेक्शन 77A में या अब न्यू सेक्शन 68 में जो लीगल रिक्वायरमेंट है बायबैक की वो तो सारी फुलफिल करनी पड़ेंगी, लेकिन इस एक्ट के जो दूसरे सेक्शंस हैं वो सारे के सारे गए भाड़ में। तो कंपनी को बायबैक करते समय अगर 77A की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से बायबैक करना है तो दूसरे सेक्शंस को कंप्लाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और उसमें कंपनी किसको ओवर रूल कर जाती है? ओल्ड एक्ट में ना, आप एक एग्जांपल ये पूरा इलेबोरेट कर ही देता हूं। ओल्ड एक्ट में एक सेक्शन 100 हुआ करता था, सेक्शन 100, और वो अभी भी इंडिया में चल रहा है, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल बाय पासिंग द एसआर एंड हाई कोर्ट अप्रूवल। सो व्हेन आई से, चलिए अभी वो दिखाऊंगा नहीं आपको 100, आपको सिर्फ वैसे ही बता देता हूं। इसमें सेक्शन 100 रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल ये था कि अगर कंपनी अपनी शेयर कैपिटल रिड्यूस करती है तो कंपनी को स्पेशल रेजोल्यूशन भी पास करना पड़ेगा और कंपनी को हाई कोर्ट अप्रूवल भी लेना पड़ेगा। अब देखा जाए तो बायबैक में भी क्या होता है ना, कि आप लोगों को याद होगा बायबैक में कंपनी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करती है बायबैक करने के लिए, और उसके बाद जब बायबैक कंप्लीट हो जाता है तो कंपनी शेल फिजिकली एक्सटिंग्विश, फिजिकली डिस्ट्रॉय ऑल द शेयर्स व्हिच आर बॉट बैक विद इन हाउ मेनी डेज। याद है किसी को कितने दिन में वो सारे शेयर्स डिस्ट्रॉय करने होते हैं? एनीबॉडी रिमेंबरिंग दैट? विद इन हाउ मेनी डेज? बायबैक कंप्लीट करने, जितने भी शेयर्स कंपनी बायबैक करती है, कंपनी को वो सारे शेयर्स फिजिकली डिस्ट्रॉय करने होते हैं, कंपलसरी है, फिजिकली एक्सटिंग्विश करने होते हैं विद इन हाउ मेनी डेज आफ्टर कंप्लीटिंग द बायबैक। चलिए, नॉर्थ कैंपस कहता है 30 डेज, अंबाला से 7 डेज, लाल से रोहतक कहता है 90 डेज, जनकपुरी से 7 डेज, पठानकोट से 1 मंथ, मुजफ्फरनगर से 6 मंथ्स, आगरा से 7 डेज, इंदौर से 90 डेज, बरेली से 90 डेज, रोहतक ऑल्सो से 90 डेज, इंदौर 7 डेज, फरीदाबाद 7 डेज। चलिए, बहुत सारे आंसर आ गए मेरे पास, 7 डेज, 6 मंथ्स। ये तो मेरे को लग रहा है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन जाना चाहिए एग्जाम में, MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इन द एग्जाम। खैर, ऑल सेड एंड डन। चलिए, फाइनल आंसर मैं बता देता हूँ, 7 डेज आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ बायबैक। तो कहानी क्लियर है कि बायबैक किया, शेयर्स डिस्ट्रॉय करेंगे, और शेयर्स डिस्ट्रॉय करेंगे तो क्या होगा? शेयर कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी। अब शेयर कैपिटल रिड्यूस हो रही है। अब अगर शेयर कैपिटल रिड्यूस हो रही है तो क्या सेक्शन 100 में रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल के लिए हाई कोर्ट अप्रूवल लेना पड़ेगा? आंसर इज नो। आंसर इज नो, नहीं लेना पड़ेगा। क्यों नहीं लेना पड़ेगा? शेयर कैपिटल रिड्यूस भी कर रहे हैं, बायबैक किया, 7 डेज में कैंसिल कर रहे हैं। हाँ जी, आंसर इज नो। क्यों? चलिए, मेरे पास आंसर आ गया है। नॉर्थ कैंपस सही आंसर दिया है, जनकपुरी ने भी सही आंसर दिया है। सो आंसर इज नॉट विथस्टैंडिंग, नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट। तो 77A में भी लिखा था, 68 में भी लिखा है न्यू एक्ट में, नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट ओवर देयर। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि बायबैक करते समय हमें 100 कंप्लाई नहीं करना, तो नॉट विथस्टैंडिंग का असर होता है। और नॉट विथस्टैंडिंग के अब और सेक्शंस नहीं दूंगा, जितना आपके नोट्स में लिखा है, वैसे देखा जाए तो एग्जाम्स के लिए उतना बहुत है, लेकिन आप ढूंढोगे तो आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का चैप्टर शुरू होने दीजिए, उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, वेट फॉर दैट। अच्छा, अब इसी एग्जाम्पल में कुछ छूट गया था हमारा 408 में, पेज नंबर 7। अब इसमें हम कहते हैं कि ओल्ड एक्ट का 408 अभी तक चल रहा है और वो न्यू कंपनीज एक्ट के कुछ सेक्शंस को ओवर रूल करता है। एक बार सिर्फ पढ़िएगा, सेक्शन 408 ओवर रूल्स 152 सबसेक्शन 6, देन 408 ओवर रूल्स सेक्शन 149। ये 408 ओल्ड एक्ट का है, जबकि सेक्शन 152 सबसेक्शन 6 या सेक्शन 149 न्यू एक्ट का है। तो
वो ऑब्वियसली वो 408 एग्जाम्पल अभी भी इंडिया में एप्लीकेबल है, क्योंकि अभी तक वो इंडिया में चल रहा है. 408 ऑफ द ओल्ड एक्ट इज स्टिल कंटिन्यूइंग इन इंडिया. सेक्शन 152 क्या कहता है, एक बार ना ये पूरी लाइन पढ़ लेते हैं, फिर मैं इसका हिंदी अनुवाद करता हूँ, इसको समझाता हूँ क्या लिखा हुआ है. 408 ओवररूल सेक्शन 152 सबसेक्शन 6. डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय सीजी विल नॉट बी काउंटेड इन द रोटेशनल और नॉन रोटेशनल डायरेक्टर एंड ही विल नॉट बी काउंटेड इन द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ डायरेक्टर्स इन 152 सबसेक्शन 6. और पॉइंट नंबर 2 में उसी के नीचे लिखा है 408 overrules 152 subsection 6. Director appointed by the CG will not be retiring by rotation under section 152. ये 152 हम लोग डिटेल में करेंगे इन द चैप्टर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. अभी सिर्फ शायद आप में से कुछ लोगों को मैं इतना कहूँगा, शायद कुछ लोगों को ऑलरेडी पता हो कि रोटेशनल डायरेक्टर नॉन रोटेशनल डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि ओल्ड एक्ट में न्यू एक्ट में कहीं ना कहीं सेम ही है, चेंज नहीं हुआ है. मैं थोड़ा सा इलेबोरेट कर देता हूँ. सेक्शन 152 सबसेक्शन 6 कहता है कि in case of public company, not private company, only in case of public company. Public companies में total number of directors का हम bifurcation करेंगे 2/3, 1/3. Minimum 2/3, maximum 1/3. Minimum 2/3 directors, rotational directors who are liable to retire by rotation, जो rotation में retire होंगे. And remaining 1/3 directors may be permanent directors, may be appointed for life, or may be non-rotational directors appointed for fixed tenure of 5 years, 7 years, 10 years, whatever. Now talking about that, तो अगर हम बात करते हैं कि पब्लिक कंपनी, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ. पब्लिक कंपनी है, टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स में से मिनिमम 2/3 रोटेशनल होने चाहिए, कंपलसरी है, और मैक्सिमम 1/3 नॉन रोटेशनल होंगे या परमानेंट होंगे. अब जो रोटेशनल डायरेक्टर हैं 2/3, वो रिटायर कैसे होंगे रोटेशन में? वो जो 2/3 है, उस 2/3 का 1/3 1/3 1/3 हर साल एजीएम में रिटायर होगा, और वो जो रिटायर होंगे वो वापस रीअपॉइंट होंगे सेम एनुअल जनरल मीटिंग में, या फिर उनकी जगह कोई और अपॉइंट होगा. और हो सकता है कि अगर 2-3 लोग रिटायर हुए हैं तो उनमें से कुछ रीअपॉइंट होते हैं, और उनमें कुछ ऐसे भी हैं जिनकी जगह नए डायरेक्टर अपॉइंट होते हैं. एग्जाम्पल ले लेते हैं. टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, वेरी सिंपल एग्जाम्पल, टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स आर 9, और 9 का 2/3 1/3 करते हैं तो 6/3, तो 6/3 बनता है. और जब कहते हैं 6/3, तो अब जो 6 रोटेशनल डायरेक्टर हैं उस 6 का 1/3 1/3 1/3 मतलब 2/2/2, 2 करके हर साल 2 डायरेक्टर रिटायर होंगे एजीएम पे, और जो 2 डायरेक्टर रिटायर होंगे या तो वो दोनों रीअपॉइंट हो जाएंगे सेम एजीएम में, या फिर उनकी जगह कोई और अपॉइंट हो जाएगा, या हो सकता है 2 में से कोई एक रीअपॉइंट हो जाए और एक की जगह पर कोई और अपॉइंट हो जाए. नाउ देन टॉकिंग अबाउट दैट, सो द पॉइंट इज कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्टर अपॉइंट होते हैं, अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने डायरेक्टर अपॉइंट किए ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट को रोकने के लिए, तो कंपनी लॉ बोर्ड ने उस कंपनी के पुराने सारे डायरेक्टर हटा दिए, उनकी जगह सीजी ने नए डायरेक्टर अपॉइंट कर दिया. और उनको अब सीजी के डायरेक्टर्स को क्या बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है. अगर मैं वही सत्यम वाले केस की बात करूं, तो सत्यम वाले केस में उनको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी सत्यम कंप्यूटर्स के केस में, कि ये कंपनी बहुत मुसीबत में है, कंपनी में कैश क्रंच है, बैंक अकाउंट बिल्कुल ज़ीरो हुआ पड़ा है. कंपनी की बैलेंस शीट में दिख रहा था कि बैंक अकाउंट में कुछ 7,500 करोड़ कैश है, जबकि एक्चुअली कंपनी के बैंक अकाउंट में कैश है ही नहीं, कंपनी में कैश क्रंच है, और कंपनी का शेयर मार्केट में धड़ाम से नीचे गिरा. सब लोगों को लगा कि सत्यम वाइंडिंग अप में जा रही है, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन मार्क उठे कि ये कंपनी बच ही नहीं सकती. अब उस वक्त जब सारे एग्जिस्टिंग डायरेक्टर्स को हटाकर सीजी ने नए 3 डायरेक्टर अपॉइंट किए सत्यम को मुसीबत में से बाहर निकालने के लिए. तो अब हम ये करेंगे, वो जो 3 डायरेक्टर अपॉइंट किए उनका टेन्योर सीजी जितना टाइम तक रखना चाहे रखे, बट मैक्सिमम टेन्योर इज 3 इयर्स. हाँ, 3 साल खत्म होने के बाद सीजी उनको फिर से रीअपॉइंट कर सकता है फॉर 3 इयर्स. लेकिन अब ये जो 3 डायरेक्टर सीजी ने अपॉइंट किए, ये ना तो रोटेशनल में काउंट होंगे ना नॉन रोटेशनल में. इनको सेक्शन 152 अप्लाई नहीं होगा, इनको रोटेशनल नॉन रोटेशनल का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होगा. ओल्ड कंपनीज एक्ट में रोटेशनल नॉन रोटेशनल के लिए थे सेक्शन 255 256 ओल्ड कंपनीज एक्ट में, जिनकी जगह पर अभी 152 सबसेक्शन 6 152 सबसेक्शन 7 आ गया न्यू कंपनीज एक्ट में. तो चाहे ओल्ड एक्ट था या न्यू एक्ट था, मतलब कुल मिलाकर कहानी ये है कि सीजी ने डायरेक्टर अपॉइंट किए तो वो डायरेक्टर रोटेशनल नॉन रोटेशनल डायरेक्टर्स में काउंट कहीं नहीं होंगे, और उन डायरेक्टर्स को 1/3 1/3 1/3 में रिटायर होकर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है जब तक कंपनी संभल ना जाए. अब वो लोग कंपनी संभालेंगे, और जब तक कंपनी मुसीबत में से बाहर नहीं आ जाती, दोबारा से कहना चाहिए स्टडी नहीं हो जाती है कंपनी, तब तक वो 3 डायरेक्टर्स कंपनी में कंटिन्यू करते रहेंगे. सो व्हेन वी टॉक अबाउट दैट, आई विल से सिर्फ इतना ही बोलूंगा यहाँ सम अप करते हुए कि सेक्शन 408
जब ओल्ड कंपनीज एक्ट था तब भी हम यही कहते थे कि सेक्शन 408 में जो सीजी ने डायरेक्टर अपॉइंट किए हैं वो डायरेक्टर रोटेशनल नॉन रोटेशनल में काउंट नहीं होंगे इन सेक्शन 255 256 ऑफ ओल्ड एक्ट। और अब थोड़ा सा मैं बोलने का तरीका बदल रहा हूँ। सीजी ने जो डायरेक्टर अपॉइंट किए 408 में, वो डायरेक्टर्स रोटेशनल नॉन रोटेशनल में काउंट नहीं होंगे इन विच सेक्शन, इन सेक्शन 152 सबसेक्शन 6 ऑफ द न्यू एक्ट। तो और ये क्यों हो रहा है ये सब कुछ? क्योंकि 408 की सबसे पहली लाइन क्या है? सबसे पहली लाइन क्या है? नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट। तो अब एक सवाल यहाँ पर ये ज़रूर उठता है एकदम से दिमाग में कि सर 408 ऑफ ओल्ड एक्ट और कहता था दिस एक्ट, और अब हम बातें कर रहे हैं कंपनीज एक्ट 2013 की, तो क्या 408 ऑफ द ओल्ड एक्ट क्या कंपनीज एक्ट 2013 के नए सेक्शंस के ऊपर भी ओवर रूल करेगा? तो मैं कहूँगा मेरे भाई करना ही पड़ेगा, मजबूरी है। और क्यों मजबूरी है? वाई इज़ दैट रिक्वायर्ड और वाई इज़ दैट कंपलसरी? क्यों कंपलसरी है? रीज़न बीइंग कि जो कंपनीज एक्ट में 408 का कॉरस्पॉन्डिंग न्यू सेक्शंस आए हैं वो अभी तक इम्प्लीमेंट हुए नहीं हैं। तो ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट रोकने के जो तरीके चल रहे हैं पुराने, वो वही चल रहे हैं। और सीजी जब डायरेक्टर अपॉइंट करेगा तो वो डायरेक्टर हम रोटेशन में रिटायर नहीं कर सकते। लॉजिकल बात है, इन एनी केस दैट इज़ वेरी लॉजिकल कि उनको हम वन थर्ड में रिटायर नहीं कर सकते, क्योंकि उनको एक प्रोजेक्ट दिया गया है, उनको एक असाइनमेंट दिया गया है कि आपको इस कंपनी को मुसीबत से बाहर निकालना है, और जब तक नहीं निकलती है तब तक आपको यहाँ पर कंटिन्यू करना है। एंड दे आर अपॉइंटेड इन द स्वीट विल ऑफ डायरेक्टर्स। तो 408 की जो ओपनिंग लाइन थी, नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट, आज की तारीख में मैं कह सकता हूँ दैट इज नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द कंपनीज एक्ट 2013 ऑल्सो। आई होप गेटिंग दैट। क्योंकि 408 को आप ऐसे ही मान लो जैसे कि वो कंपनीज एक्ट 2013 का पार्ट है तो नहीं, लेकिन ऐसे ही मान लो कि जैसे वो कंपनीज एक्ट 2013 का पार्ट है, क्योंकि उसके रिप्लेसमेंट सेक्शंस अभी तक कंपनीज एक्ट जो 2013 में है वो अभी तक इंडिया में इम्प्लीमेंट नहीं हुए हैं। तो वी स्टिल कैरी ऑन विद द सेम एग्जाम्पल। नाउ वन स्मॉल थिंग एडेड ऑन ओवर हेयर, इस एग्जाम्पल को खत्म करते हुए सेक्शन 149 कहता है इफ ड्यू टू द अपॉइंटमेंट ऑफ द डायरेक्टर्स बाय सीजी, पॉइंट नंबर 3 पढ़िएगा, सेक्शन 408 ओवररूल्स 149, इफ ड्यू टू द अपॉइंटमेंट ऑफ द डायरेक्टर्स बाय द सीजी द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स increases beyond 15, still there is no need to obtain the special resolution under section 149. सेक्शन 149 हम लोग पढ़ेंगे इन द चैप्टर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और सेक्शन 149 में लिखा हुआ है 3 कंपनीज, ओपीसी कंपनी, देन ओपीसी 1 पर्सन कंपनी, देन सेकंड प्राइवेट कंपनी, देन थर्ड पब्लिक कंपनी। इन तीनों के लिए लिखा हुआ है दैट ओपीसी कंपनी मिनिमम 1 डायरेक्टर, मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स, प्राइवेट कंपनी मिनिमम 2 डायरेक्टर्स, मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स, पब्लिक कंपनी मिनिमम 3 डायरेक्टर्स, मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स। और तीनों के लिए एक चीज कॉमन है, 15 के ऊपर जाना है तो जा सकते हैं विद द शेयर होल्डर अप्रूवल बाय पासिंग द स्पेशल रेजोल्यूशन, 75% मेजॉरिटी ऑफ शेयर होल्डर्स। तो 15 के ऊपर जाना है तो ऑब्वियसली आपको शेयर होल्डर अप्रूवल लेना पड़ेगा। और यहाँ पर हम कह रहे हैं 408 ओवर रूल्स, पॉइंट नंबर 3 में लिखा है 408 ओवर रूल्स 149। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए किसी कंपनी में पहले से 15 डायरेक्टर हैं, ऑलरेडी 15 डायरेक्टर हैं, और वहां पर सीजी 16वां डायरेक्टर अपॉइंट करना चाहती है, 16th डायरेक्टर अपॉइंट करना चाहती है, तो वो 16वां डायरेक्टर अपॉइंट करने के लिए क्या हमें शेयर होल्डर से परमिशन चाहिए? क्या हमें स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए? येस और नो? येस और नो?